हेलो स्टूडेंट्स। हर कंट्री चाहती है कि उसके कंट्री में रहने वाले सारे सिटीजन्स एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रहें। इस हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए पॉल्यूशन फ्री कंट्री का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए टाइम टू टाइम जो कंट्रीज हैं अपने अपने स्टेप्स उठाती रहती हैं, जिसमें सबसे बड़ा स्टेप होता है रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करना। एक तरफ हम पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ उसको मिटिगेट भी करने की कोशिश करते हैं। यानी अगर पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो उसका इंपैक्ट कम पड़े, प्लस में हम पॉल्यूशन बढ़ने ही ना दें। इस वजह से हमारी जो कंट्री है, स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी पे खासा जोर दे रही है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के थ्रू होती है, उन मीटिंग्स में हर साल ये डिस्कस किया जाता है कि किस तरीके से किस कंट्री को कितना एफर्ट्स डालने चाहिए अपने रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। आज हम इसी टॉपिक पे डिटेल स्टडी करने वाले हैं कि कितना परसेंट प्रोडक्शन हमारा रिन्यूएबल से होती है, कितना परसेंट प्रोडक्शन हमारा नॉन रिन्यूएबल से होती है, हाइड्रो से कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं, न्यूक्लियर से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और हमारे जो दूसरे रिसोर्सेज है उससे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, जो कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा होगा और डेफिनेटली हमारे जो पॉल्यूशन है और जो हेल्थ इश्यूज है उसको भी कम करता है। चलिए आज इसको हम डिटेल में समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया, जिसमें हम देखेंगे कि टोटल कौन कौन सी जो सोर्सेज हैं जिसपे इंडिया आज फोकस कर रहा है। हम जो अपना बजट है उसका काफी अमाउंट इसके अंदर में आज लगाते हैं और उससे हमारे जो बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या होने वाले हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। चहल एकेडमी इस दिवाली के शुभ अवसर पर लाए हैं 50% डिस्काउंट ऑफर, जिसमें हमारी जो ऑनलाइन कोर्सेज की फीस थी 99,999 से जस्ट 49,999 कर दी गई है, और जो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर की फीस थी 24,999 से 19,999 कर दी गई है फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड। और ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक को क्लिक करके आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन की थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी। डेफिनेटली रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसको रिन्यू किया जा सकते हैं, यानी दोबारा से रिचार्ज किया जा सके। उदाहरण के तौर पे सनलाइट को हम मानते हैं कि जब तक हमारी लाइफ रहेगी एटलीस्ट तब तक तो हमारी सनलाइट रहेगी, यानी ह्यूमन तब तक रहेगा जब तक हमारी ह्यूमन की जो सनलाइट है, जो सोर्सेज है वो हमेशा बने रहेंगे। इसी तरह के सोर्सेज को हम बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको दोबारा से रिचार्ज या रिन्यू ना किया जा सके, जैसे कि कोल, जैसे कि ऑयल। तो इस तरह के रिसोर्सेज को जिसको दोबारा से रिप्लेनिश ना किया जाए, रिट्रीव ना किया जाए, उसको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वहीं पे जिनको दोबारा से रिप्लेनिश किया जा सके, रिन्यूएबल रीयूज किया जा सके, उसी को हम बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें मेनली आता है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वेव एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। इस तरह की सारी एनर्जी को हम बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको दोबारा से रिचार्ज किया जा सकता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी रेफर्स टू द एनर्जी सोर्स्ड from natural resources that are naturally replenished within a short time frame। डेफिनेटली जो रिन्यूएबल एनर्जीज होती हैं वो एक ज्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जिसकी वजह से हमें कॉन्टिन्यूस एनर्जी मिलती है और एनवायरमेंट में पॉल्यूशन भी नहीं फैलता है। दिस सस्टेनेबल अप्रोच टू एनर्जी प्रोडक्शन नॉट ओनली हेल्प reduce our carbon footprint but also support a resilient energy future। डेफिनेटली रेजिलियंट एनर्जी फ्यूचर भी बनता है इससे, क्योंकि हम एनर्जी सिक्योर भी हो जाते हैं, हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, और हम जो डेवलपमेंट है फिर अपने बिना कुछ सोचे, पॉल्यूशन के बारे में बिना सोचे हम डेवलपमेंट को कर सकते हैं। यानी अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें जिन्होंने मेनली पॉल्यूशन क्रिएट किया है पिछले 100-150 सालों के अंदर में, वो डेवलप हो चुकी हैं। जिन्होंने नहीं किया पॉल्यूशन वो इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन आज हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू कि जो गरीब से गरीब कंट्री है, पुअर कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और वो डेवलप्ड कंट्रीज भी एक तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज भी धीरे धीरे करके वो भी डेवलप हो सकती हैं बाय यूजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, क्योंकि अब उनको पॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचना है, हेल्थ इश्यूज पॉल्यूशन से रिलेटेड जो होते हैं उनके बारे में नहीं सोचना है, इकोनॉमिक लॉसेस हमारे कम होंगे, हमारे जो हॉस्पिटल का जो खर्चा होता है वो हमारा कम होगा। डेफिनेटली ये सारा कुछ डेवलपमेंट में जाएगा, एजुकेशन में जाएगा और बाकी चीजों में जाएगा। डेफिनेटली एक अच्छा जिसमें फायदा होने वाला है अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करते हैं, लाइक आवर सनलाइट, विंड एनर्जी और हमारे अदर रिसोर्सेज।
बात करते हैं किस किस तरह की जो रिन्यूएबल एनर्जीज है हम आजकल जनरली यूज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो रिन्यूएबल एनर्जी है सोलर एनर्जी, इसमें हमने साइलर जो सोलर की जो एनर्जी है या फिर इंसोलेशन है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, उनको हम दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करके एनर्जी को स्टोर करके फ्यूचर में उसको यूज करते हैं। विंड एनर्जी बिल्कुल जो हमारी साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, स्पेशली अगर हम बात करेंगे तमिलनाडु की, केरला की, और इधर अगर हम आगे के महाराष्ट्र और गुजरात की साइड में अगर देखें और ईस्ट साइड में अगर हम देखा जाए तो वेस्ट बंगाल, ओडिशा, ये सारी स्टेट्स के अंदर में बहुत ही हाई स्पीड की विंड चलती है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने में। तो डेफिनेटली विंड एनर्जी एक काफी अच्छा पोटेंशियल रहता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो पानी से यानी रिवर से, रन ऑफ रिवर से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जो पोटेंशियल है लगभग सिर्फ एक स्टेट की अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश से 77,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, जबकि टोटल आज जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो 3,60,000 मेगावाट है। यानी 3,60,000 मेगावाट में से सिर्फ एक स्टेट 70,000 प्रोड्यूस कर सकता है, सिर्फ एक सोर्स अगर रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करें, दैट इज हाइड्रो एनर्जी। ओवरऑल लेकिन आज हम पूरे इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं 45,000 मेगावाट एनर्जी थ्रू हाइड्रो। डेफिनेटली हमें जरूरत है इसे बढ़ाने की। तो जिन जिन स्टेट्स में जिसमें रिवर का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, पेरिनियल रिवर्स हैं, 12 महीने रिवर रहती हैं, डेफिनेटली उनमें पानी रहता है, ग्लेशियर से आता है चाहे रेनफॉल से आता है, हमें उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना चाहिए। एक अगर हम छोटी और बड़ी रिवर को अगर हम टोटल मिला ले तो इंडिया के अंदर में 11,000 से ज्यादा रिवर हैं, जिसमें गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र जो रिवर सिस्टम है, और जो सबसे बड़े रिवर सिस्टम माने जाते हैं वर्ल्ड में। और हमारे जो दूसरे रिवर्स हैं कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, सोन, नर्मदा, तापी, माही, लूनी, पेरियार, ये सभी रिवर से हम भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं आज के टाइम पे, लेकिन जरूरत है इनके पोटेंशियल को और बढ़ाने की। वहीं पे हम वेव एनर्जी की अगर हम बात करें तो कोस्टल रीजन में जो समुद्र के अंदर में वेव्स चलती हैं, जो अप एंड डाउन्स होते हैं, उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। वहां पे टरबाइन लगा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हम एक अच्छा खासा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू दी वेव एनर्जी, स्पेशली इन द कोस्टल रीजन्स। बात करें इंडिया की स्टेटस की तो एट प्रेजेंट थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री है हमारे वर्ल्ड में इंडिया। डेफिनेटली जिस तरीके से डेवलपमेंट इंडिया में हो रहा है, डेफिनेटली पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है और हमें एक तरीके से एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम डेवलपिंग फेज में हैं, हमें इनिशियली बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। तो इंडिया इंस्टॉल्ड नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी, जो फॉसिल से नहीं आते यानी जो अर्थ के अंदर से वो नहीं निकलते हैं, फॉसिल से जो नहीं निकलते हैं, उनकी जो कैपेसिटी है वो हमने पिछले 8.5 साल में 396% बढ़ा दी है। ऑलमोस्ट 4 फोल्ड्स यानी 4 गुना हमने जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो आज इससे फुलफिल करते हैं। हमारी जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स है, लगभग अगर हम बात करें तो 209.63 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी की पोटेंशियल रखता है आज इंडिया थ्रू दी नॉन फॉसिल फ्यूल्स। इंडिया सॉ दी हाईएस्ट ईयर ऑन ईयर यानी एवरेज अगर हम लगाएं तो 9.83% का एवरेज ग्रोथ है हमारे रिन्यूएबल एनर्जी में, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 30 टाइम्स बढ़ गई है। अगर हम सिर्फ सोलर पे अगर फोकस करें, अगर हम पूरे रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करते हैं तो वो हमारा लगभग 4 फोल्ड 8.5 साल में बढ़ चुका है। और अगर हम सिर्फ सोलर पे बात करें तो 30 टाइम्स हमारी सोलर कैपेसिटी बढ़ चुकी है। सारा क्रेडिट जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स को, जिन्होंने अपनी पूरी एनर्जी लगाई है सोलर एनर्जी को इंप्लीमेंट कराने में, एंड स्टैंड एट नियर अबाउट 90 गीगावाट 90.76 गीगावाट एज ऑफ सितंबर 2024 डेटा। बात करें इंडिया रैंक फोर्थ ग्लोबली फॉर द टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के टर्म्स में अगर हम देखें कि टॉप में जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करती है उनमें इंडिया 4th नंबर पे आता है रिन्यूएबल एनर्जी में। इंडिया हैज ऑलरेडी अचीव्ड द टारगेट ऑफ 40% इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो रिक्वायरमेंट थी वो 40% हम आज प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने नॉन फॉसिल फ्यूल से। ये हमने टारगेट बनाया था और हमने इसको अचीव भी करके दिखाया है। इंडिया रैंक 4th इन द विंड पावर कैपेसिटी एंड 5th इन द सोलर पावर कैपेसिटी इन द वर्ल्ड। पूरे ग्लोब पे अगर देखा जाए जितनी भी कंट्रीज एफर्ट डाल रही है उसमें से 5th नंबर पे सोलर पे आते हैं और 4th नंबर पे विंड आते हैं इंडिया, यानी विंड में हम 4th नंबर पे कंट्री है।
रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो हाइड्रो की जो कैपेसिटी है वो 46.92 गीगावाट की कैपेसिटी है इंडिया के अंदर में, यानी जो लगभग टोटल रिन्यूएबल एनर्जी में अगर हम कंसीडर करें तो 23.3% की कैपेसिटी ये आती है। विंड में 23.5% टोटल रिन्यूएबल का कंट्रीब्यूशन है। स्मॉल हाइड्रो का जो कंट्रीब्यूशन है 2.5% का कंट्रीब्यूशन है। बायो एनर्जी का 5.6% का कंट्रीब्यूशन है और सोलर एनर्जी आप देख पा रहे हैं 45% का कंट्रीब्यूशन है। यानी जितना भी हम रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया में यूज कर रहे हैं उसमें से सबसे ज्यादा आता है सोलर से, उसके बाद आता है हमारा हाइड्रो से, विंड से, और उसके बाद हमारी स्मॉल और बायो जो मासेस है उससे। अगर हम टोटल कैपेसिटी की हम बात करें रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल दोनों को इंक्लूड कर लें तो आज भी सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कोल से प्रोड्यूस कर रहे हैं, लगभग 48% के आसपास। हाइड्रो से 10% के आसपास हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। सोलर पैनल से 58 की जो कैपेसिटी है रिन्यूएबल के अंदर में, अगर हम टोटल देखें 33.9% है, जिसके अंदर में रिन्यूएबल के अंदर में सोलर ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, फिर विंड प्रोड्यूस कर रहा है, फिर बायो और फिर स्मॉल हाइड्रो प्रोड्यूस कर रहा है। डीजल भी कहीं ना कहीं हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, स्पेशली जो हमारे आउटस्कर्ट्स एरिया है, आउटर जो एरियाज हैं जहां तक पावर लाइंस अभी तक नहीं पहुंची हैं, तो इंडस्ट्रीज को अपनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट को डीजल जो जनरेटर्स होते हैं उनसे फुलफिल करनी पड़ती है। तो डीजल भी एक खासा परसेंटेज में यूज किया जाता है, 0.13%। गैस 6% के आसपास यूज किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट्स पे और छोटे जो प्लांट्स है उसके अंदर में यूज किया जाता है। लिग्नाइट 1% यूज किया जाता है और न्यूक्लियर जो है वो लगभग 2.3% के आसपास प्रोड्यूस करते हैं। 6370 मेगावाट की कैपेसिटी इंडिया रखता है आज के टाइम पे। यानी आज के टाइम पे भी कोल बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इन दिस नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, लेकिन धीरे धीरे रिन्यूएबल इसको कैप्चर करता जा रहा है और टाइम आएगा, यानी 2030 तक इंडिया का टारगेट है कि हम इसको पूरा ऑलमोस्ट कवर कर देंगे रिन्यूएबल एनर्जी से। डेफिनेटली एक हमारी जो अप्रोच है वो एक पॉजिटिव साइड में है, डेफिनेटली हम इसको अचीव भी कर पाएंगे इन फ्यूचर। इंडिया फोकस इन नेक्स्ट 5 ईयर, इंडिया अपने आप को नेक्स्ट 5 ईयर में कहां देखता है? मैथनॉल बेस्ड इकोनॉमीज और बायो यूटिलाइजेशन पे हम फोकस कर रहे हैं, यानी जो हमारे जो वेस्ट निकल के आते हैं जिसको हम जनरली बर्न कर देते थे, आज उसी वेस्ट से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बायो एनर्जी यूज कर रहे हैं, सीएनजी प्रोड्यूस की जा रही है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। लाइक सबसे पहला जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्लांट बनाया गया था इन टर्म्स ऑफ बायो सीएनजी वो इंदौर में बनाया गया था। धीरे धीरे करके सारी स्टेट्स इंक्लूडिंग दिल्ली ने भी लगभग 5 जो मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी है, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है बायो सीएनजी। गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो बायो सीएनजी को प्रमोट किया जा रहा है। बायो सीएनजी का जो बायो से मतलब है कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है मेनली वहां से प्रोड्यूस होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसमें मेनली मीथेन होती है, बट सोर्स ये जनरली मेनली हम वेस्ट को कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पेट्रोलियम वाले सोर्सेज नहीं है सीएनजी बनाने के जो जनरली हम यूज करते हैं। यानी आज के टाइम पे अगर हम सीएनजी यूज कर रहे हैं और उसका सोर्स पेट्रोलियम ही है तब भी पॉल्यूशन ज्यादा प्रोड्यूस होता है, लेकिन सीएनजी जो हमारे बायो से प्रोड्यूस हो रही है, ऑर्गेनिक वेस्ट से प्रोड्यूस हो रही है, उसमें रिन्यूएबल इसको कंसीडर किया जाएगा प्रॉपरली और हमारा जो पॉल्यूशन है वो कम होता है। 20% इसके अंदर में पेट्रोल या फिर गैसोलीन जिसको हम बोलते हैं, जब कुछ कंट्रीज में इसको गैसोलीन बोला जाता है, इंडिया जैसी कंट्रीज में और एशिया में, यूरोप में इसको हम जनरली पेट्रोल के नाम से जानते हैं। तो 20% ये डाला जा सकता है और 80% ये डाला जा सकता है, उसके मिक्स करके हम इसको साथ में यूज कर सकते हैं। Biomass energy offer a cleaner alternative, reducing the fossil fuel reliance while providing high calorific value and being more environment friendly than the traditional biomass resources. Biomass की अगर हम बात करेंगे तो जो हमारे जो प्लांट्स रिमेन्स होते हैं, एनिमल रिमेन्स होते हैं, उनसे भी आज बायोमास एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है, बायो गैसेस बनाई जा रही हैं। अगर हम इसके पोटेंशियल की बात करें तो कैलोरीफिक वैल्यू इसकी काफी ज्यादा होती है। जनरली जो हमारे फ्यूल्स होते हैं जो हम कार में या फिर किसी व्हीकल में यूज करते हैं, उनकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए ताकि हीटिंग वैल्यूज हमें ज्यादा मिलती है और जो इंजन है वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी गर्म होने की वजह से उसमें ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फास्ट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो हमें किसी एफिशिएंसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ रहा है, हमें इसके अंदर भी अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू मिल जाती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। यानी अगर हम बात करें मेथनॉल की तो मेथनॉल जो मिथाइल अल्कोहल से हमें मिल रहा है, तो ये जो हमारा
COH4 होगा। ये डेफिनेटली हमें एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स बन जाता है, जो धीरे धीरे करके इंडिया आज प्रमोट कर रहा है। इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो एंटी फ्रीजिंग में इसको यूज किया जा सकता है, जहां पे फ्रीजिंग होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको ये एंटी यानी उसके अगेंस्ट ये काम कर सकता है। सॉल्वेंट की तरह यूज किया जा सकता है और डेफिनेटली आज इसको फ्यूल की जगह या फिर हम एक तरीके से सोर्स ऑफ एनर्जी की जगह भी हम इसको यूज कर पा रहे हैं। की बेनिफिट्स की बात करें तो डेफिनेटली ये चीप है एज कंपेयर टू अदर सोर्स ऑफ एनर्जीज, प्लस में इको फ्रेंडली है एज कंपेयर टू अदर, और हमें ये फ्रीली अवेलेबल भी है। यानी ये ऐसे सोर्सेज से नहीं मिल रहा है जो हमें इंपोर्ट खरीदना पड़ रहा है किसी दूसरी कंट्री से। इंडिया में ही प्रोड्यूस होने वाले वेस्ट से हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। डेफिनेटली हमारे लिए ये चीप टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, बट इको फ्रेंडली भी साथ में होगी। इंडिया इज फोकसिंग किस पे और ज्यादा फोकस किया जा रहा है अंडर जो हमारा आत्मनिर्भर भारत है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट लेकर आई थी, उस प्रोग्राम के अंदर में हमारे जो सेल्फ रिलायंट है मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स है उसको ये एक तरीके से स्ट्रॉन्ग करता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक तरीके से एक की रोल प्ले करेगा। हमारा मेन पर्पस है कि सोलर पैनल्स को हम बनाएं आत्मनिर्भर के अंदर में, और इंडिया के अंदर में इंडिजीनियस जो हमारी जो प्रोग्रेस है वो हो। डेफिनेटली आज के टाइम पे देखा जा रहा है कि जो हमारी जो कैप्टिव जो यूजर्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, वो ऐसे सोलर पैनल्स को यूज कर रहे हैं जो बाहर की कंट्री ने बनाए हैं। लेकिन आज डोमेस्टिक मार्केट को इंप्रूव करने के लिए इंडिया ने DCR लेकर आई है, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। यानी अगर आप कुछ पर्टिकुलर लिमिट का अगर सोलर पैनल्स खरीदना चाहते हैं तो उसमें से कुछ परसेंटेज इंडियन मैन्युफैक्चरर्स से खरीदना होगा, अदरवाइज आप सोलर पैनल प्लांट्स नहीं लगा सकते, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। विदेशी कंट्रीज के लिए, कंपनीज के लिए बहुत ही गलत है, बट डेफिनेटली हमें अपनी डोमेस्टिक मार्केट को इंप्रूव करने के लिए इस तरह के जो हार्श स्टेप्स है वो भी उठाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से कुछ कंट्रीज से हमारे रिलेशन वायलेट भी हुए हैं, कुछ खराब भी हुए हैं, बट धीरे धीरे हम जो है इसके अंदर में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जो फॉरेन कंट्रीज से सोलर पैनल आते हैं और जो इंडियन कंपनीज से आ रहे हैं उसमें हमने परसेंटेज फिक्स कर दी है कि अगर आप इतनी परसेंटेज प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर परसेंटेज में आप फॉरेन से खरीद सकते हैं और इतना एटलीस्ट आपको इंडिया से खरीदना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल मोड में अब DCR आ चुका है, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। टोटल अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 23 दिसंबर तक हमारे जो सोलर पैनल्स के जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 64.5 गीगावाट तक की कैपेसिटी हो चुकी थी। यानी अगर हम बात करें तो हमें जनरली बहुत तरह के अलग अलग टाइप के सोलर पैनल्स देखने को मिलते हैं, जैसे M10 G12। ये मेनली बेसिकली हम साइज के बेसिस पे इसको डिवाइड करते हैं, M10 M6 M4 M8 G10 G8, इस तरीके से जो दो ग्रेड है हमारी M10 कैपेसिटी और G12 कैपेसिटी। साइज के बेसिस पे जो यानी जो यूनिट होती है, दिस इज सपोज आवर सोलर पैनल, इसके अंदर में भी छोटे छोटे यूनिट्स हम यूज करते हैं। इस पर्टिकुलर के साइज के बराबर जो होता है उसके बेसिस पे हम M10 और G12 हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। M6 भी हम इसमें यूज कर रहे हैं, बट डेफिनेटली M6 हम कंपैरेटिवली कम यूज कर रहे हैं क्योंकि कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। M10 थोड़ा ज्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा है, G12 भी ज्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा है। और अगर हम बात करें पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन, ये दोनों सोलर पैनल्स इस तरह के सोलर पैनल्स है जो बहुत ज्यादा एनर्जी आउटपुट देते हैं। यानी अगर हम रियलिटी में अगर हम देखें सोलर पैनल्स की जो कैपेसिटी होती है वो 23 से लेकर 28% तक के आसपास की होती है उसकी एफिशिएंसी। यानी जितनी सोलर एनर्जी उसने कंज्यूम किया उसका 28% तक वो उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकता है। तो आज की अगर हम अच्छी एफिशिएंसी की बात करते हैं तो 28 एक अच्छी कैटेगरी में मानी जाती है, जो कि हम पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन से ये रिसीव कर सकते हैं। मोनोक्रिस्टलाइन की अगर हम बात करेंगे तो जो पैनल होता है वो स्क्वायर शेप का होता है, वहीं पे जो पॉलीक्रिस्टलाइन होती है वो जो शेप होती है वो रेक्टेंगुलर शेप की होती है, और दूसरे हम शेप्स की भी कंसीडर कर सकते हैं। यानी ये आपकी शेप के बेसिस पे जो सिलिकॉन के वेफर्स होते हैं, यानी सिलिकॉन को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके इन पैनल्स के अंदर में डाला जाता है, और फिर जिस तरीके से सिंपल लैंग्वेज में आप अगर समझाने की कोशिश करें तो लेमैन लैंग्वेज में जिस तरीके से मोमबत्ती बनती है, बीच में एक स्ट्रैंड डाला जाता है, एक थ्रेड डाला जाता है और उसके चारों तरफ एक वैक्स डाला जाता है,
उसी तरीके से एक स्ट्रैंड लिया जाता है सिलिका का और उसके चारों तरफ सिलिकॉन की जो लिक्विड होती है उसको लेके इस तरीके से खींचा जाता है और एक सोलर पैनल वहां से निकल के आता है। इस तरीके से अगर हम स्क्वायर शेप में ले रहे हैं तो उसको मोनोक्रिस्टलाइन बोला जाता है, अगर हम इसको रेक्टेंगल या दूसरी शेप में ले रहे हैं दैट इज नोन एज पॉलीक्रिस्टलाइन। इन सबके सर्किट्स अलग अलग होते हैं ताकि अगर आपका एक सर्किट अगर खराब हो जाए तो पूरे सोलर पैनल को ना खराब होना पड़े, यानी हम एक को रिप्लेस करके पूरे सोलर पैनल को बचा सकते हैं। इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज है आज इंडिया में डेवलप की जा रही है, जो कि पहले नहीं किया जाता था, लेकिन अब थिन फिल्म के जो हमारे जो सोलर पैनल्स है उनको भी बनाया जा रहा है। परसेंटेज डेफिनेटली कम है, टॉपकॉन के जो सोलर पैनल्स आते हैं वो भी कंपैरेटिवली कम है, लेकिन जो अच्छी एफिशिएंसी प्रोड्यूस करने वाले पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर वेफर्स हैं, मोनोक्रिस्टलाइन सोलर वेफर्स है 55.2% तक हम मेनली इसी तरह के सोलर पैनल जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि हाईली एफिशिएंट माने जाते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। इंडिया का फर्दर अगर हम फोकस की बात करें तो हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर भी इंडिया आज खासा प्रोसेस यानी एक तरीके से फोकस कर रहा है। हाइड्रोजन फ्यूल एक इस तरह का फ्यूल होता है जिसके अंदर में अगर हम थोड़ा डिटेल में इसको समझने की कोशिश करें तो हमारे पास दो पैनल्स होंगे, एक होगा एनोड और एक होगा कैथोड, और बीच में होती है हमारी इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी एक तरीके से आप मान सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स है जो कंडक्शन की तरह काम करेगा। तो जब यहां से हाइड्रोजन को डाला जाता है, ये हाइड्रोजन दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। जब हाइड्रोजन को एनोड की साइड से इंजेक्ट किया जाएगा, ये पर्टिकुलर प्लेट्स के अंदर में हाई टेम्परेचर होने की वजह से ये कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर में। पॉजिटिव और नेगेटिव में टूटने के बाद पॉजिटिव इस इलेक्ट्रोलाइट लेयर के थ्रू डायरेक्टली इसके अंदर में एंटर कर जाएगा और ये दूसरे वाले जो कैथोड है उसके अंदर में एंटर कर जाएगा। यहां पे हमारा रह जाएगा सिर्फ नेगेटिव चार्जेस, और सिर्फ नेगेटिव चार्जेस अब कहीं से फ्लो करा सकते हैं, तो यहां से कनेक्ट कर दिया जाएगा इसको, और नेगेटिव चार्ज जो है वो इस तरीके से यहां से एंटर करेगा और फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इस तरीके से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ पहुंचते हैं तो ये दोबारा से पॉजिटिव के चार्ज प्लस में इधर से जो ऑक्सीजन आ रहा है उसके साथ रिएक्ट करके H2O बना लेते हैं, और H2O जो है वो एक लिक्विड फॉर्म में, एक वेपर फॉर्म में बाहर निकल के आती है, जो कि इको फ्रेंडली है, यानी इससे प्रोड्यूस होने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इको फ्रेंडली होगी, वो एक रिन्यूएबल एनर्जी कंसीडर की जाती है। ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो हम गाड़ियों में यूज कर सकते हैं, जो हमारे पैनल्स होते हैं जो हम जिसमें केमिकल जनरली यूज करते थे, HNO3, H2SO4, HCl, इस तरह के जो केमिकल्स यूज करते थे, हार्मफुल केमिकल जो पॉल्यूशन करते हैं, हम आज इस तरह के सेल लेकर आए हैं जिसमें हम हाइड्रोजन को यूज करके, ऑक्सीजन को यूज करके, इस तरीके से अरेंजमेंट करके इलेक्ट्रोड के थ्रू ये पास करा के हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चैनल के थ्रू, और यहां से हमारा जो वेस्ट होगा वो सिर्फ इको फ्रेंडली वेस्ट एक स्टीम की फॉर्म में बाहर निकल के आएगा। दिस इज नॉन एज हाइड्रोजन फ्यूल सेल, और इसी के बेस्ड हमारे व्हीकल्स भी आजकल हम यूज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में इसको काफी ज्यादा यूज किया जाता है। बेनिफिट्स क्या होंगे? डेफिनेटली जो प्राइवेट सेक्टर के पास एक बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है कि अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसमें डेवलप हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट इसमें डेवलप हो सकता है, और डेफिनेटली एक हेल्दी एनवायरनमेंट में ये सब कुछ होगा तो ओवरऑल बेनिफिट ही होगा। लो मेंटेनेंस को दूसरे अगर टेक्नोलॉजीज के कंपैरेटिवली, फॉसिल फ्यूल टेक्नोलॉजीज के कंपैरेटिवली ये कंपैरेटिवली चीप पड़ता है, और इसके अंदर में ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, लॉन्ग ऑपरेशनल आवर्स होते हैं। बाकी जो व्हीकल्स होते हैं, बाकी जो मशीन्स होती हैं जो फॉसिल फ्यूल के ऊपर चलती हैं, उनमें बहुत जल्दी जल्दी मेंटेनेंस चाहिए होता है। यहाँ पे हमारी मेंटेनेंस पावर, हमें मेंटेनेंस जो है हम बहुत कम चाहिए, लेबर कॉस्ट इसमें कम लगता है, तो डेफिनेटली ओवरऑल इसमें फायदा होगा, क्योंकि जो व्हीकल निकल के आएगा उसकी जो कॉस्ट होगी वो कम होगी। ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो अपनी गाड़ी खरीद सकते हैं, अपने व्हीकल, स्कूटी और ये सब खरीदा जा सकता है। एनवायरमेंट बेनिफिट नो डाउट इन इट, PM 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोन के, पार्टिकुलेट मैटर 10 माइक्रोन के। 2.5 का यहाँ पे मतलब होता है कि जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, पार्टिकुलेट मैटर का मतलब है कोई भी मटेरियल जिसका साइज 0.001 माइक्रोमीटर से लेकर 500 माइक्रोमीटर तक है। किसी भी पार्टिकल का साइज जो भी एयर में सस्पेंडेड है और उसका साइज 0.001 माइक्रोमीटर से 500 माइक्रोमीटर के बीच में है, उसको हम बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर। अगर हम बात करते हैं पार्टिकुलेट मैटर 2.5, इसका मतलब है कि जो साइज है 0.001 से लेकर 25 माइक्रोन तक होगा या माइक्रोमीटर तक होगा।
बात अगर हम करते हैं PM10 की, तो इसका मतलब है 2.5 से लेकर 10 माइक्रोन तक इसका साइज होगा, जिसको हम यूज जो एक तरीके से अब प्रोड्यूस नहीं होगा अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करेंगे, क्योंकि ये ज्यादातर फॉसिल फ्यूल से एमिट होने वाली चीजें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, इस तरह की जो गैसेज हैं वो भी हमारी कम हो जाती है अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी पे बेस होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को ज्यादा यूज करते हैं। तो फर्दर अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो पंचामृत के जो गोल हैं जो हमने इंडिया ने डिसाइड किए हैं वो हमारे फुलफिल हो जाते हैं। पेरिस एग्रीमेंट में जो हमने डिसीजन लिए हैं, INDC जो इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम इससे सक्सेसफुल हो पाता है, यानी जो SDG प्रोग्राम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि टोटल 17 गोल्स है वो भी हम इजीली अचीव कर पाते हैं। सॉरी। एंड ऑल्सो वी कैन जनरेट द एम्प्लॉयमेंट, डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे जनरेट हो सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम कैन बी साइटेड क्लोज टू द डिमांड सेंटर, और जो हमारा जो जैसे कि अगर हम बात करें तो दमन के अंदर में आज मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी है SUT के अंदर में, ये पूरी की पूरी वो यानी जो मैक्सिमम है वो हमारी प्रोड्यूस हो रही है सोलर एनर्जी से, विंड एनर्जी से, और इसको बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं अगर UPSC में इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन से इसमें सिस्टम हो सकता है और हमें अलग अलग चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा है, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं उसी से हम ये सब कुछ कर सकते हैं। पंचामृत की अगर हम बात करें तो इंडिया ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के अंदर में, स्पेशली COP26 के अंदर में, ये एक तरीके से अपना एक प्रॉमिस किया था पूरे वर्ल्ड को कि हम इतना एटलीस्ट पॉल्यूशन को कम कर देंगे, जिसको अचीव करने के लिए हमारा जो 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी पे हमें जाना पड़ेगा नॉन फॉसिल फ्यूल से, यानी रिन्यूएबल एनर्जी से बाय 2030। 50% जो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी से होगी बाय 2030। 1 बिलियन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है उसको हम कम करेंगे बाय इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर, बाय इंक्रीजिंग द ट्री कवर, और ट्री कवर अगर हम बढ़ाएंगे और ये प्लांट कवर बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली हमारा जो कार्बन एमिशन है और सिक्वेस्ट्रेशन है वो हमारा बढ़ जाएगा। कार्बन इंटेंसिटी को जो जनरली हम बातते हैं कि जो इतना कार्बन था, स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको कंसीडर किया जाता था हमारे 2005 के लेवल से। तो 2005 में जो भी हमारी GDP जनरेट हुई है, जिससे हमारा पॉल्यूशन भी जनरेट हुआ है, यानी पॉल्यूशन जो एमिट हुआ है उससे जो GDP जनरेट हुई है उसका हमें 45% तक कम कर देना है पॉल्यूशन। GDP डेफिनेटली हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही जाएगा, बट जो पॉल्यूशन हमारे 2005 में हुआ था GDP जनरेट करने के लिए, वो पॉल्यूशन हमें 45% तक कम कर देना है बाय 2030। दूसरा जो फिफ्थ हमारा जो गोल है वो नेट जीरो हमारा अचीव करना है बाय 2070। ज्यादातर कंट्रीज ने ये गोल रखा है 2070 तक नेट जीरो का मतलब है कि जितना हम एमिट करेंगे उतना हम एब्जॉर्ब भी कर लेंगे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम पॉल्यूशन एमिट ही ना करें, क्योंकि इतनी जल्दी हम इस तरीके से स्विच नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट इतना कर सकते हैं कि जितना हम पॉल्यूशन एमिट करते हैं सेम हम एब्जॉर्ब भी कर लें तो हमारे लिए एक अच्छा होगा। तो डेफिनेटली ये 5 पंचामृत हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी ने इनके बारे में बताया था और इसको प्रोक्लेम किया था कि हम ये टारगेट बहुत जल्दी अचीव करने वाले हैं बाय 2030 एंड बाय 2070। बात करें चैलेंजेस की तो सबसे बड़ी जो चैलेंज हमारे सामने पॉवर्टी का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज भी बहुत सारे घरों में केरोसिन को यूज किया जा रहा है लाइटनिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई प्रॉपर नहीं है। ऐसे में वो किस तरीके से रिन्यूएबल पे स्विच करेंगे, यानी वहां तक अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ही नहीं पहुंची हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस रिन्यूएबल एनर्जी से होने के बाद भी वो इलेक्ट्रिसिटी को किस तरीके से यूज कर पाएंगे। लगभग 44% जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं वो इसी तरीके से रहते हैं। 77 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं जो इस तरीके से इस कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। इंपोर्ट की जो डिपेंडेंसी है वो अभी भी बहुत ज्यादा है। 76% जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है हमारा वो बढ़ गया है, जिसका वैल्यू हमारे 90.3 USD आता है, जो हमारा बिलियन डॉलर है। फर्स्ट हाफ जो 2020 और 22-23 के बीच में देखा गया वो काफी ज्यादा था। चाइना जैसी कंट्री के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको हमें धीरे धीरे कम करना होगा। क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है।
क्लाइमेट चेंज के चलते क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली अफेक्ट फ्यूल सप्लाई, एनर्जी डिमांड एंड दी रेजिलियंस ऑफ द एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। डेफिनेटली क्योंकि इतना ज़्यादा हमारी जो रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है, हमें बहुत ज़्यादा एसी चाहिए, अभी बहुत ज़्यादा इस तरह के सोर्सेज चाहिए जो हमें एक तरीके से कूलिंग इफेक्ट भी दिखा सकें, जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी पड़ रही है, और इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी पड़ेगी तो दोबारा से उसमें पॉल्यूशन एमिट होता है। तो डेफिनेटली ये एक विशियस साइकिल की तरह है। जब हम एसी को चलाते हैं तो एसी में क्यों को इसलिए चला रहे हैं क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, और जब एसी चला रहे हैं तो फिर से हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है और फिर उसको ग्लोबल वार्मिंग फिर दोबारा से बढ़ रही है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। हाई हेल्थ रिस्क है विमेन के सामने। डेफिनेटली देखा गया है कि जो सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल है पॉल्यूशन में वो है एक तो फीमेल और दूसरे हैं पॉवर्टी, यानी गरीब इंसान जो है वो इस पॉवर्टी जो है वो लड़ नहीं सकती इस एनवायरमेंटल चेंजेस से। हैवी रेनफॉल अगर होगी तो उनके पास छत नहीं है, अगर ड्रॉट आता है तो उनके पास प्रॉपर खाने को नहीं है क्योंकि कैपेसिटी नहीं है महंगा खाना खरीदने की। तो डेफिनेटली हाई टेम्परेचर होता है तो उनके पास एसी कूलर फैन नहीं है, तो डेफिनेटली पुअर पीपल को सबसे ज्यादा इसको बियर करना पड़ता है। और दूसरा है जो घर में हमारे जो वीमेन है, कुछ जो स्पेशली जो घर में काम करने वाली वीमेन है, उनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि आज भी अगर हम देख रहे हैं तो उनको चूल्हा चलाना पड़ रहा है। आज भी 25-30 किलोमीटर ड्रॉट वाली कंडीशंस में उनको पानी लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज हो जाती हैं, उनको जो उनकी लाइफ है, फीमेल की लाइफ है, वो कंपैरेटिवली मेल्स के वो वहां पे कम होती हुई दिख रही है। स्पेशली जो हमारे रूरल एरियाज हैं वहां पे इस चीज को ज्यादा देखा जा रहा है। कोल सप्लाई का जो गैप है डेफिनेटली ये भी हमारा बढ़ता चला जा रहा है। कोल की डिमांड और डोमेस्टिक जो सप्लाई है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमें कई बार कोल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ जाता है। राइजिंग एनर्जी कॉस्ट, एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ने की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट है वो लगभग 3% के आसपास हर साल ये बढ़ रहा है। और यानी अगर वो 10 साल रुके तो लगभग 30% से वो बढ़ जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ भी एक खतरे की बात है। एनर्जी सिक्योरिटी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे कोल और इन सब चीज को लेके। रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम टोटल बात करें तो हमारे कौन कौन से मिशन चल रहे हैं। एक मिशन है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसमें हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे हम स्पेशली ग्रीन हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं। यानी अगर हम हाइड्रोजन जनरली प्रोड्यूस करते हैं वाटर को ब्रेक करके, जिसमें हमें जो वाटर होगा, वाटर को लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो वो वाटर हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाएगा और इस हाइड्रोजन को फिर एज अ फ्यूल हम यूज करेंगे। बट मेन चीज है ये जो 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये आप इसको कैसे प्रोवाइड करेंगे। अगर वहां पे आपने कोल से प्रोड्यूस की हुई इलेक्ट्रिसिटी यूज की तो डेफिनेटली कोई फायदा नहीं होने वाला है हाइड्रोजन का। यानी यहां पे भी हमें रिन्यूएबल एनर्जी यूज करनी पड़ेगी ताकि इसका टेम्परेचर बढ़ाया जा सके और इसको ब्रेक करा जा सके और हाइड्रोजन को यूज किया जा सके और इसमें से निकाला जा सके। दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन इन विच वी यूज द इलेक्ट्रिसिटी सोर्स आल्सो इन द रिन्यूएबल फॉर्म इज नोन एज ग्रीन हाइड्रोजन। अदरवाइज अगर हम ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय यूजिंग कोल या फिर दूसरे सोर्सेज से, उसको हम बोलते हैं ग्रे हाइड्रोजन। डेफिनेटली पीएम कुसुम, जिसमें गरीब जो किसान हैं या फिर जो रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं, कृषि वाले लोग हैं, उनके लिए सोलर पैनल्स प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट की सब्सिडी जो स्कीम है उसी को हम बोलते हैं जो प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम। हम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लेकर आए हैं प्रधानमंत्री, और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स हैं जहां पे पूरी की पूरी जो रोड है और उस पर पूरा ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस किया जा रहा है। पीएलआई स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई जिसमें जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी कंपनी सोलर पैनल्स प्रोड्यूस कर रही है, रोलर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, विंड टर्बाइंस प्रोड्यूस कर रही है, उन सबको एक सब्सिडी दी जाएगी, उन सबको एक अमाउंट दिया जाएगा। स्पेशली जो ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रीज हैं, जो नई नई इंडस्ट्रीज अभी सेटअप हो रही हैं, उनको ज्यादा बूस्टअप करने के लिए और डोमेस्टिक मार्केट को बूस्टअप करने के लिए। इस तरह के जो इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस हम लोग बना रहे हैं उसको देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।